सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लक्ष्य यूपीएससी जो 24 आवर्स। तो बेसिकली देखिए, आज हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि 4 जनवरी की जो एनटीपीसी की एग्ज़ाम हुई थी उसके अंदर जो भी आए थे, जो वो फिर साइंस से हो, सोशल साइंस से हो या फिर करंट अफेयर से हो। वी आर डिस्कस ऑल द टॉपिक ऑन दिस वीडियो। सो यू आर द न्यू इन दिस चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड डू योर सपोर्ट। सो बढ़ते हैं आगे। देखिए, चल जा, इसको क्या हो गया, लेट्स सी। हट जा। ओके, सो या अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में इसकी भी लिंक है, ये जाके वीडियो जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से भी जो मेजरमेंट वाला है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हाउ टू बी यूज, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता वगैरह वगैरह के लिए वीडियो बनाया हुआ है विद द ट्रिक्स। यू कैन सी दिस वीडियो। सो जो इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और एक और वीडियो बना हुआ हमने, मैक्सिमम कुछ उन टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है जो कि एग्जाम में आता है विद द ट्रिक, जैसे कि एपीकल्चर में किसका स्टडी करते हैं या फिर सेरिकल्चर में किसकी स्टडी करती है। तो द ऑल अबाउट द टॉपिक वी आर डिस्कस ऑन दिस द वीडियो। ठीक है, तो उनकी भी लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और कमेंट में भी। तो वॉच कीजिए इस वीडियो को भी और ग्रो योर सम नॉलेज। आई होप सो यू अप्रिशिएट दिस। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, जो कहाँ गया, आजा देखिए, क्वेश्चन आया था कि भारत की जो अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं है। ओके, तो वी आर डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो अगर पूछ ले कि भारत की अनुसूची में कितनी भाषाएं है तो 22 भाषा है। कितनी है? 22 है। बट रिमेंबर दिस थिंग कि इंग्लिश जो है भारत की अनुसूची में नहीं है। ओके, देयर वॉज नॉट इंग्लिश लैंग्वेज इन देयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल। अगर बात करें हम कि किस अनुसूची के अंदर जो है अपनी भाषाओं का प्रावधान दिया है, तो वो है 8वीं अनुसूची। इस बात को याद रखिएगा आप। जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर जो है हमारी जितनी भी भाषाएं है भारत के अंदर, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, बंगाली हो, तमिल हो, तेलुगु हो, इट्स ऑल अबाउट द लैंग्वेज। वो किसके अंदर दी हुई है? वो 8वीं अनुसूची के अंदर दी हुई है। जब इंडिया जो इंडिपेंडेंट हुआ था तब कितनी भाषाएं थी? तो तब जो है वो 14 भाषाएं थी। बट धीरे धीरे करके अब द नाउ इन द प्रेजेंट टाइम कितनी भाषाएं हैं? तो 22 लैंग्वेजेस से इन आर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द इंग्लिश वॉज नॉट। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा जो है वो हमारी भाषा नहीं है, बट जो भी हमारे पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं ना, उसके अंदर इंग्लिश भाषा का यूज होता है। ओके, तो बता दिया मैंने ये टॉपिक, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ से। जो क्वेश्चन आ सकता है, ये घुमा के देगा कौन सी अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है। ओके, देखिए अगला। अगला कुछ इस तरीके का है कि फॉर्मिक जो यानी कि जो चींटी होती है, जाहिर सी बात है एंड तो सबने देखी है। ओके, तो चींटी के डंक में कौन सा एसिड है? तो वो है फॉर्मिक एसिड। एज इसको किससे याद रखिए? तो देखिए एक स्टोरी सुनते। मान लो कि ये आपका कोई फॉर्म है। ओके, बहुत दिनों से बंद पड़ा है और आपका मन हो रहा है कि चलो आज अपने फार्म में जाते हैं, पार्टी सार्टी करके आते हैं। तो यू गो देयर योर फॉर्म। ठीक है, तो आप अपने फार्म में गए, बहुत दिनों से बंद पड़ा था, गंदा भी था, आप गए तो बहुत सी चींटियाँ निकली हुई थी। चींटी ने आपके ऊपर डंक मार दिया। अब डंक मारा तो आप तो रोने लगे। तो बेसिकली याद रखिएगा, आप अपने की कहाँ पे गए? तो फार्म में गए, तो फार्म में क्या थी? चींटियाँ थी। तो चींटी के डंक में कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड है। जब भी एग्जाम में आएगा कि बताइए चींटी के डंक में कौन सा एसिड है, तो कहाँ पे जाना है? फार्म में जाना है। फार्म में यानी कि फॉर्मिक एसिड। देखिए अगला। अगला है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो देखिए कि जामा मस्जिद जो है वो बनाई थी शाहजहाँ ने। अब देखिए शाहजहाँ से क्वेश्चन आया है, तो जरूरी नहीं कि पूछ ले क्वेश्चन, ओ हो भी सकता है पूछ भी ले, बट ना भी पूछे तो इससे कुछ फैक्ट है वो भी जान लेते हैं। तो ये बनकर तैयार हुई थी 1656 के अंदर, यानी कि 1656 के अंदर जो है जामा मस्जिद का निर्माण कंप्लीट हुआ था। अब स्टार्ट कब हुई थी? तो 1650 के अंदर जो जामा मस्जिद का बनना स्टार्ट हुआ था और 1656 के आते आते ये कंप्लीट हो गई थी। ओके, अगर और बात करें शाहजहाँ की, तो इसने ताजमहल भी बनवाया था, जो कहाँ पर स्थित है कमेंट में आप खुद बताइएगा। अगला। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए कि ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? ऐसा कोई बंदा हो नहीं सकता जिसके मोबाइल में ब्लूटूथ ना हो। तो ब्लूटूथ का आविष्कार क्या है? हाडसन ने। कब किया था? तो 1994 के अंदर ब्लूटूथ का आविष्कार किया था इन्होंने। ओके, अगला। अगला है कि टाइगर प्रोजेक्ट। इससे जो है मैं कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इसको आप जरूर लिखना है इस वीडियो को पॉज करके, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा। और इस बार जो है टाइगर का सर्वे भी आया है।
तो कि पूछ लेगा कि भारत में कितने टाइगर है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए टाइगर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो वो है 1973। बट स्टिल द रिमेंबर वन थिंग कि जो हमारा टाइगर है ना, टाइगर टाइगर को जो है नेशनल, जो अपना राष्ट्रीय जो पशु है, ये कब घोषित किया, ठीक है, नेशनल एनिमल, तो वो किया वो भी 1973 के अंदर। जब टाइगर प्रोजेक्ट बना तभी टाइगर को नेशनल जो एनिमल है, राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला 1973 के अंदर। अब देखिए, अब पूछ ले कि बाघों को रिजर्व करने के लिए टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो अगर बात की जाए टाइगर रिजर्व की तो वो है 50। हिंदी में लिख देते हैं क्योंकि इतनी इंग्लिश हमें भी नहीं आती, बट वी आर स्टिल गोइंग सम सॉफ्ट। देखिए, तो अगर बात करें टाइगर रिजर्व की कि टाइगर रिजर्व कितने हैं इंडिया के अंदर, तो देखिए टाइगर रिजर्व है 50। अब ये क्यों बनाए गए, क्योंकि जो जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो कुछ, इंडिया ज़रूरी नहीं है बट जैसे जैसे टाइम होता जाता है तो इनकी जो संख्या है वो विलुप्त होती गई थी। तो इनको बचाने के लिए, इनकी संख्याओं, इनकी जाति को बचाने के लिए कुछ ऐसे स्टेप उठाए गए इंडिया के द्वारा। तभी से जो टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया 1973 में। 1973 में ही जो टाइगर जो है नेशनल एनिमल बना भारत का। और टाइगर रिजर्व कितने हैं एट प्रेजेंट टाइम, तो वो है 50। अब देखिए, इसके लिए जो हमारा एनवायरमेंट मिनिस्टर है, जिसके मंत्री कौन है वर्तमान में, अपने ये वो भी डिस्कस करते हैं। देखिए देखिए 2005 के अंदर जो पर्यावरण मंत्रालय है अपना, 2005 के अंदर उसने एक जो है वो एक जो अपना क्या कहते हैं, नेशनल टाइगर कॉरपोरेशन अथॉरिटी लाई थी, NTC। कब लाई थी, तो 2005 के अंदर किसके लिए लाई थी, तो टाइगर के लिए। ये एक याद रखिएगा। अगर पूछ ले कि वर्तमान में भारत में कितने टाइगर हैं, तो कितने हैं, 2977। ये फैक्ट याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाने वाला है। टाइगर प्रोजेक्ट आ गया, अब आएगा कि बताइए टाइगर की संख्या कितनी है, या फिर पूछेगा कि टाइगर जो नेशनल एनिमल कब बना, ठीक है, या पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा किस भारत के किस राज्य में टाइगर है। तो कहा जाता है कि जो अपना इंडिया का जो हार्ट है कौन है, MP के अंदर जो सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया कितने हैं, 2977। आपका मोबाइल नंबर भी हो सकता है किसी का 2977, तो ऐसे याद रख सकते हो। अगर हम बात करें कि इससे रिलेटेड कुछ और, तो देखिए अब उसको पूरा डिस्कस ही कर लेते हैं क्योंकि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अब ये बता दिया मैंने 2977 जो है वर्तमान में इंडिया के अंदर टाइगर की संख्या है। अगर बात करें कि वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम कब आया था, ये आया था 1972 के अंदर। ओके, अगर पूछ ले कि पर्यावरण अधिनियम, ये अगर हम देखें तो ये आया था 1986 के अंदर। और 1986 को आया था। और पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 2 जून को जो है हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और देखिए 29, अब यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं हम, ये ले लेते हैं, ठीक है, चलिए। देखिए 29 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे। ये भी याद रखिएगा। ओके, तो ये कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए। अगर पूछ ले वन्य जीव अधिनियम 1972 में आया, 1973 में ही टाइगर प्रोजेक्ट आया, उसी के तहत जो है 1973 में ही भारत का जो वन्य जीव यानी कि राष्ट्रीय पशु बना। 1972 में कब आया, 1972 में क्या आया, वन्य जीव अभ्यारण्य। पर्यावरण कब आया, पर्यावरण अधिनियम 1986। कब मनाते हैं पर्यावरण दिवस, तो 5 जून को मनाते हैं। ओके, यहाँ पर 2 लिख दिया। और टाइगर कब मनाते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे, तो 29 जुलाई को मनाते हैं। भारत में कितने टाइगर है, 2977 है। ओके, अगला देखिए, अगला है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत यानी कि मिल्क। ओके, इसको पेन ले लेते हैं हम, ये लो, फिर से आ जा एंग्री प्रेस, ये हो गया कहाँ गया, ये रहा। देखिए 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 कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये है अपने दूध से। अब सभी ने दूध तो पिया ही है, ठीक है। तो देखिए अगर इसका जनक पूछ ले, अब ये क्वेश्चन आया तो इसका जनक भी आएगा। तो देखिए श्वेत क्रांति का जनक हम किसे मानते हैं, तो वो मानते हैं अपने वर्गीज, ठीक है, वर्गीज कुरियन को,
ठीक है। तो ऐसे कुछ कुरियस या कुरियन इस तरीके का नाम है। अगर आपको लग सकता है नाम से कि ये कोई विदेशी हो, लेकिन ये इंडियन थे, ठीक है। तो वर्गीस कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। तो ये कब आई थी? तो 1970 में आई थी, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन आएगा कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित। अब क्वेश्चन आएगा कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो वर्गीस कुरियन को जो है कहते हैं। 1970 में ये आई थी। अपने ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इसे लाया गया था। अगला है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो देखिए न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो देखिए इसको लिख लीजिएगा आप, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल अपना चिल्ड्रन फंड, ये इसका पूरा नाम है। अब देखिए इसके मुख्यालय की बात की तो मैंने बता दी है कि स्थापना पूछ ले या तो घुमा फिरा के यही पूछेगा स्थापना। तो स्थापना हुई थी 1946 के अंदर। या फिर इसके हेड पूछ सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें इसके हेड की, तो हेड है जो अपना ये हेनरिएट फोर, ऐसा कुछ नाम है, हेनरिएट फोर, इस तरीके का कुछ नाम, इसको याद रखिएगा। अगर बात करें कुछ और मुख्यालयों की, तो देखिए अगर अब यूनिसेफ आया तो अब आ सकता है यूएन, क्योंकि इस बार जो यूएन था वो बहुत न्यूज़ के अंदर था। तो यूनाइटेड नेशन कब हुई थी स्थापना? 11 दिसंबर 1945। अपना ये 1945, कहीं 1944 भी लिखा हुआ है। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ तो बहुत से देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में अगर पूछ लेते कितने देश है इसके अंदर, 193 है। अगर पूछ ले कि यूनाइटेड नेशन में कितने स्थायी देश है, तो 5 स्थायी देश हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए चाइना है, रसिया है, अपना ये फ्रांस है, यूके है और अपना यूएस है। चाइना, रसिया, फ्रांस, अपना यूके और यूएस। भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है, भारत इसका अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो 10 होते हैं, ओके। अगर बात की जाए कि यूएन के जो हेड कौन है, तो वो है एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किसने किया? इंदौर ने किया है। इंदौर कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर पूछ ले कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो 2 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी, महात्मा गांधी की जयंती पर। अगला है बच्चों वाला क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसे बैंकों की बैंक बोला जाता है। और इसकी बात की जाए कि वर्तमान में इसके जो है वो मुख्य कौन है, तो वो है अपने ये क्या कहते हैं, ये शक्तिकांत दास, ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसे बैंकों की बैंक बोला जाता है। ये जो है दो जो है रेट निकालते हैं, उसको भी याद रखिए। अगर पूछ ले कि रेपो रेट, एक तो है रेपो रेट, एक है अपनी रिवर्स रेपो, ठीक है, रेपो रेट। ये टर्म से किससे रिलेटेड है? तो आरबीआई से रिलेटेड है। अगर आरबीआई अगर बैंकों को लोन देती है तो वो होती है अपनी रेपो रेट। अगर आरबीआई बैंकों से लोन लेती है तो वो होती है रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई मान लो कि बैंकों को लोन दिया है 5% पे, अगर मान लो आरबीआई की जरूरत पड़ी तो बैंकों से लोन लेगी आरबीआई, तो वो कम परसेंटेज पे लेती है, तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये 2 बात याद रखेगा, एक तो हो गई रेपो रेट, एक हो गई रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई को कहते हैं बैंकों की बैंक। अगला, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और आगे कुछ नहीं कहेंगे, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर पूछे कि भारत में परमाणु रिएक्टर है उसकी संख्या कितनी है, तो वो है 22, ठीक है, परमाणु रिएक्टर। अगर बात करें हम परमाणु बम, जो अपना बॉम्ब होते हैं उनकी, तो अगर बनते कैसे हैं, तो एक प्रक्रिया होती है। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। दोनों में होता क्या है देखिए, अगर बात करें हम न्यूक्लियर फिजन की, तो वो होता है सन के अंदर जो हमारा सूर्य है उसमें क्या होता है कि 2 एटम मिलकर एक एटम का निर्माण करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? हीलियम का। अब की न्यूक्लियर फिजन के अंदर उल्टा है, इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े परमाणु छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, जो कि जो परमाणु बम हो गए, परमाणु रिएक्टर हो गए, उनमें यूज किया जाता है। अगर न्यूक्लियर फिजन की बात करें, अगर इसका जो न्यूक्लियर फिजन करते टाइम अगर ये हमारे कंट्रोल में होती है, तो ये तो उपयोग होता है परमाणु रिएक्टर में। अगर ये अनकंट्रोलेबल हो जाए
तो इसका हम उपयोग जो यूज़ करते हैं वो करते हैं परमाणु बम बनाने में। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर पूछ ले कि सूर्य के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है तो वो होती है नाभिकीय संलयन, इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। और परमाणु में कौन सी होती है? न्यूक्लियर फिजन या कि नाभिकीय विखंडन। ओके, अगला है कि फिजिक्स का 2 बार नोबेल प्राइज किसने जीता है? तो वो जीता है तो जॉन वाल्डन ने जो है ये अवार्ड जीता है। अब नोबेल प्राइज से अगर बात आई है तो देखिए, अगर पूछ ले कि सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि पहले भारतीय कौन थे जिसे नोबेल प्राइज मिला, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913 के अंदर। किसके लिए मिला था? तो इनको साहित्य के लिए दिया गया था जिसका नाम था गीतांजलि। ओके, इन्होंने उनकी जो नोवेल थी गीतांजलि, इससे चलते इन्हें ये अवार्ड मिला था। पहले भारतीय थे, तो इसको भी आप याद रख सकते हो। अगला है कि सुशील कुमार का संबंध किससे है? तो ये अपने कुश्ती से संबंधित है इनका। अगला, सांबर झील कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों आई? तो देखिए, आपने कुछ टाइम पहले न्यूज़ सुनी होगी कि राजस्थान में जो है जो जितने भी जो माइग्रेंट बर्ड हैं, यानी कि विदेश माइग्रेंट यानी कि जो विदेश से बर्ड आ रहे हैं, प्रवासी पक्षी है, उनकी जो है बहुत ही उनकी जो है मौत हो रही थी। तो इसलिए ये न्यूज़ में थी। अब फिलहाल वापस वो सेम थिंग घटना हो गई है कि जितने भी जो इस बार जो क्रो थे यानी कि कौवे थे वो राजस्थान में मरने लग गए। ठीक है, इसका अगर कारण की बात करें तो ये मेन कारण है बर्ड फ्लू। अगर हम देखें इसकी मॉडर्निटी, अगर ये बर्ड फ्लू इंसानों में हो गया, अब देखिए 2 टर्म होती है, एक होती है जूनेटिक। अब देखिए, अगर कोई वायरस जानवरों से या बर्ड से इंसानों में आता है तो उसे कहते हैं हम जूनोटिक। अगर मान लो कि ये अगर आज की 2-3 दिन न्यूज को होके अगर ये वायरस इंसानों में आ गया तो ये वायरस कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। इसकी जो मॉडरेट लेवल जो है वो कितना है? 60%, यानी कि 100 में से 60 लोग इस वायरस से मर जाएंगे, जबकि कोरोना की कितनी है? 5% ही है। तो ये बहुत डेंजर है। अगर मान लो कि 100 में से 5 लोग ही मर रहे हैं कोरोना से, लेकिन ये तो 100 में से 60 लोग मर रहे हैं इस वायरस से। तो बी केयरफुल, ये तो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो ये हाल में जो है ये न्यूज़ में भी था। अगर बात करें सांबर झील की, तो ये राजस्थान की जो है वो क्या है, अपनी ये रामसर साइट है। टोटल कितने रामसर साइट है? 42 है। हम करंट अफेयर में भी इसे कवर करेंगे, तो करंट अफेयर भी जरूर दिखेगा। ठीक है, अगला है कि 9 डॉट प्राइज 2019 और 20 का मिला हुआ है, तो वो मिला है एनी जेदी को। ठीक है, 9 डॉट प्राइज। अगला है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन कुछ देखिए, यहाँ पर मिस प्रिंट है, देखिए वाइट तो है नहीं, रहने देना। चलिए देखिए, अगर पूछ ले कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात करें तो वो हुई थी अपनी सैयद अहमद खान ने करी थी। सैयद अहमद खान ने। अब उन्होंने जो है एक स्कूल बनाया था 1875 में, लेकिन बाद में जो है इसका नाम बदल दिया 1920 में इसका नाम बदल कर रख दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर पूछ ले किसने स्थापना की तो सैयद अहमद खान ने। इसका नाम कब बदला है? तो स्थापना तो इसकी 1875 में हुई थी, लेकिन इसका नाम बदला 1920 में। अगला है कि फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कौन सी है? तो वो थी अपनी सूरत। अब देखिए, कुछ बातें हैं वो आप याद रखिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते थे। देखिए, अगर पूछ ले कि भारत अपना ये बंगाल का पहला गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल, वो था वॉरेन हेस्टिंग। याद रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। अगर बात करें कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो वो था विलियम बेंटिंक। ओके, अगर बात की जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था कैनिंग। ओके, कैनिंग था अंतिम गवर्नर जनरल और यही था पहला वॉइस रॉय। अगर पूछ ले कि पहला वॉइस रॉय कौन था, तो कैनिंग ही था पहला वॉइस रॉय और अंतिम गवर्नर जनरल भी कैनिंग था। क्योंकि अगर बात करें हम तो देखिए 1773, इसको मैं हटा देता हूँ, 1773 के अंदर जो है 1773 से लगा के 1800 अपना ये 58 तक, यहाँ तक तो चलता था इंडिया का रूल 1858 तक। लेकिन जब 1858 में जो वो क्रांति हुई, उसके बाद से लेके अपना 1858 से लेके जब तक अपना भारत आज़ाद हुआ,
तब तक ब्रिटिश रूल था, यानी कि जो इंग्लैंड की महारानी थी उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था इसके अंदर। पहले था कंपनी का शासन, इसके बाद आया ब्रिटेन का शासन, तब पद लाया गया वॉइस रॉय। पूछ ले कि एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। 1773 के अंदर जो एक एक्ट आया था ओके, उसके तहत जो ये बना था, और उसी के तहत भारत की पहली हाई कोर्ट जो है वो स्थापित की गई थी कलकत्ता के अंदर। ओके, अगर पूछ ले कि भारत की पहली हाई कोर्ट कौन सी है, कलकत्ता के अंदर है। टोटल कितने हाई कोर्ट है इंडिया में? 25 हाई कोर्ट है। अब नई हाई कोर्ट कहाँ बनी है, तो वो बनी है अपनी आंध्र प्रदेश के अंदर, 25वीं हाई कोर्ट बनी है। कितने टोटल हो गई? 25। ओके, अगर हम बात करें कि पहला गवर्नर जनरल ये हो गया वॉरेन हेस्टिंग। भारत का जो ये तो बंगाल का था, भारत का था अपना विलियम बेंटिंग, और अंतिम था कैनिंग, और पहला था वॉइस रॉय। इसको भी आप याद रखिएगा। जो अगला है कि बुलंद दरवाजा किसने बनाया, तो देखिए बुलंद दरवाजा बनाया है अकबर ने। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो यूपी के फतेहपुर सीकरी है ना, यूपी के फतेहपुर सीकरी। ये नाम सुनकर किसी किसी को लगेगा कि फतेहपुर राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान में है नहीं, ये यूपी में है। कब बनाया था इसे अकबर ने? 1602 में इस बुलंद दरवाजा को बनाया था। ओके, और अकबर को ही कहते हैं इलिटरेट राजा, यानी कि बिना पढ़ा हुआ राजा था ये। ओके, अगला है कि एमएसपी क्या है? एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसे कहते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। ठीक है, अगर बात करें कि एमएसपी कितनी फसलों पे दी जाती है, तो 23 प्रकार की जितनी भी फसलें हैं ना, उन सब के ऊपर जो है एमएसपी दी जाती है। ओके, इसमें होता क्या है कि देखिए कि मान लो कि कोई किसान है, ठीक है, उसने अपने 3-4 बोरी कुछ मान लो कि उसने गेहूँ उगा दिए, मान लो उसके पास 3 बोरी गेहूँ है, उसने उसको कुछ टाइम पे स्टोर करके रखा कि जैसे ही मार्केट में भाव बढ़ेंगे मैं इसको बेच दूंगा, लेकिन भाव बढ़ा नहीं और वो मंडी में गया बेचने के लिए। उसको बेचना था एक बोरी को मान लो कि अपने 1000 रुपये में, ताकि उसका भी जो जितना भी खर्चा है वो निकले। लेकिन जो मंडी वाला था उसने मना कर दिया कि भाव तो डाउन हो चुके हैं, हम इसको खरीदेंगे नहीं। तो किसान क्या करता है, या तो इसको बेच लेता है, वैसे भी पड़े बिगड़ जाएगा, तो किसान का एक तरीके से नुकसान हो गया। तो जितने भी जो सरकारी मंडी होती है वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसा प्राइस लाते हैं, जैसे कि ये कहते हैं कि ना आपका ना मेरा, उतने में खरीद लो, ना तो आपका नुकसान होगा ना हमारा होगा, और आपको भी जो आपकी सपोर्ट प्राइस है वो उतनी मिल जाएंगी। ठीक इस तरीके का कुछ है ये फंडा। तो एमएसपी क्या है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो जितनी भी जो है ये कृषि मंत्रालय है इसके अंदर एमएसपी आती है। और कृषि मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है हमारे जो कृषि मंत्री है, ये बात याद रखिएगा। अगला है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु, अगर बात करें दक्षिणतम बिंदु की, तो वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं इसे। और ये अंडोबार जो निकोबार द्वीप है ना अपना, उस वहां पर ये स्थित है। कौन? देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ पर स्थित है? निकोबार के अंदर। अगर पूछ ले कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो होता है अपना ये कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट या फिर अपना पिग्मेलियन पॉइंट। अगला देखिए, भारत की मुख्य भूमि का अगर उत्तर बिंदु पूछ ले नॉर्थ के अंदर, तो वो है इंदिरा कॉल। देखिए मैप, देखिए हम आपको मैं डायरेक्शन याद करा लेता हूँ, बहुत ही ईजी है। देखिए ऊपर होता है अपना नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इस तरफ होता है ईस्ट, इस तरफ होता है वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, अब मान लो उत्तर को आपको याद करना है कि कोई नए बंदे हो गए तो उसको याद कैसे कर लेता है? ऊपर का मतलब होता है उत्तर, यानी कि ऊपर की साइड, तो सिंपल है, ऊपर यानी कि उत्तर, नीचे यानी कि दक्षिण में। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि भारत का दक्षिणतम बिंदु तो होता है अपना इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट। पूछ ले कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो वो होता है अपना कन्याकुमारी। अगर बात करें कि भारत की भूमि का उत्तरतम बिंदु, तो वो है अपना इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में स्थित है। अगर भारत
का दक्षिणतम यानी कि अपना ये वेस्ट वाला बिंदु पूछे तो वो है अपना ये क्या कहते हैं सर क्रीम, जो कि गुजरात के अंदर है, और वेस्ट वाला आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था, तो ये आया था 1856 के अंदर। इसमें क्या होता था कि जो हमारे इंडिया के अंदर जो जो प्रथाएं थी पहले की, उसमें क्या होता है कि अगर किसी का पति मर गया तो वो या तो उसको जिंदा जलाया जाता था, वो तो 1883 में आई थी, जो भारत का पहले जो गवर्नर बन रहा था उसके टाइम। तो उसने क्या कर दिया था, सती प्रथा को खत्म किया था। किसने किया था, तो विलियम बेंटिंग ने किया था ये। ओके, किसने किया था, तो विलियम जो बेंटिंग था अपना ये पहला जो अपना क्या कहते हैं गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, उसने जो है सती प्रथा को खत्म किया था। अब विधवा पुनर्विवाह यानी कि जैसे कि मेल में क्या होता है, पुरुष में अगर इसकी जो है वो अगर वाइफ मर जाती है तो वो तो दूसरी शादी कर लेता, बट जो हमारी जो पहले की मान्यताएं थी उसमें क्या होता था, औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। तो ये अधिनियम लाया था लॉर्ड डलहौजी ने, और लॉर्ड डलहौजी जो है इसने हड़प नीति भी लाई थी, भारत के अंदर ट्रेन है उसको भी लाया था, और जो हमारे जो पोस्ट ऑफिस है उसका भी जो है इनोग्रेशन जो कह सकते हैं वो भी किसने लाया था, डलहौजी नहीं लाया था। देखिए अगला है कि किस राज्य ने नया हाईकोर्ट बनाया, मैंने आपको पहले डिस्कस किया, तो आंध्र प्रदेश में। देखिए भारत के अंदर पूछे कि कितने हाईकोर्ट है वर्तमान के अंदर, तो 25 हाईकोर्ट है। अब नया हाईकोर्ट कहाँ बना है, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, अगर पूछ ले कि भारत का पहला हाईकोर्ट कहाँ पे, मैंने बता दिया कलकत्ता के अंदर है। और आर्टिकल पूछ ले कि कौन सा आर्टिकल है इससे रिलेटेड, तो वो है अपना ये 226 यानी कि 226 आर्टिकल है हाईकोर्ट से रिलेटेड। पहला हाईकोर्ट कलकत्ता में बना था, अंग्रेजों के टाइम का ही है ये। अगला है कि इंडिया आफ्टर गांधी बुक किसने लिखी है, तो वो लिखी है रामचंद्र गुह ने, इंडिया आफ्टर गांधी। अगला आजा ठीक है। अगला है कि ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, सिंपल है। अगला है कि न्यूटन का पहला लॉ क्या कहलाता है, तब न्यूटन का पहला लॉ कहलाता है इनर्शिया यानी कि जड़त्व। इसमें क्या होता है, जड़त्व है सिंपल सा पहला नियम, अगर कोई चीज शांत अवस्था में यानी कि अगर कोई चीज जो है वो रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेंगे जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य फोर्स नहीं लगता। जस्ट एग्जांपल मान लो कि ये कार है, ठीक है, कार ऐसी होती नहीं है बट वी स्टिल डूइंग बेस्ट। ये कार है, कार जो है एकदम अपने नॉर्मल स्टेज में पड़ी है, जब तक ये हिल नहीं रही है, जब तक इसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लग जाता है। अगर मान लो किसी ने इसको धक्का दिया तो ये अपनी स्थिति को चेंज करती है। जैसे कि मान लो कि अपना ये फ़ोन पड़ा ये हमने 4-5 घंटे बाद देखोगे तब भी ऐसा ही पड़ा, 10 साल आओगे बाद तब भी ऐसा पड़ा, जब तक इसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगता ये अपनी स्थिति से नहीं बदलता। सिंपल सा यही नियम है अपना इनर्शिया का यानी कि जड़त्व का। दूसरा नियम जो है वो है अपना क्या कहते हैं संवेग में परिवर्तन की दर, इतना वो खास है नहीं। तीसरा नियम जो है वो खास है, इसे कहते हैं एक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मान लो कोई पत्थर है, पत्थर को आपने मार दी लात, तो क्या हुआ, इसके ऊपर पत्थर के ऊपर आपने एक्शन किया, आपके ऊपर हो गया रिएक्शन। आप किसी को मारते हो तो जरूरी तो थोड़ी है कि उसी को भी लगती है। जब आपके टीचर आपको मारते थे स्कूल में, तो टीचर जैसे डंडे से मारते हैं तो टीचर को भी दर्द होता है, तो ये होता है एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो आपने पत्थर को लात मारी, पत्थर को भी कुछ उसने अपना जो अपनी स्पेस, मान लो कि ये छोटा सा पत्थर था तो ये थोड़ा दूर खिसक गया, लेकिन आपको भी चोट आई, तो इसे कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। जैसे कि जब देखिए जब मान लो कि ये कोई रॉकेट है, अब रॉकेट जब लॉन्च किए जाते हैं तो इसके नीचे से जो आग निकलती है ना, वो का फोर्स लगाती है जमीन के ऊपर, और जमीन क्या करती है, इसके ऊपर फोर्स लगाती है ताकि रॉकेट जो है ऊपर चला जाए। ठीक है, तो इसे कहते हैं एक्शन रिएक्शन का लॉ, थर्ड नियम है। तो ये थे आपने कुछ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये वीडियो भी देख लीजिएगा। रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे हमने इसके अंदर डिस्कस किए थे 28, 29, 30 दिसंबर के जो आए थे। तो यहीं पे करते हैं अपनी वीडियो को एंड। पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।